नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। तीसरा चरण आते आते यूपी का चुनाव अब गोलियों के चरण चालू हो गए हैं। तीसरे चरण से चुनाव अवध क्षेत्र में पहुंचा है और गोली चलने की शुरुआत अयोध्या से हुई है। अयोध्या के गोसाईगंज में सपा और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने आए तो तनाव इतना हुआ कि दनादर फायरिंग हो गई। थाने तक बात पहुंची तो पुलिस वालों को भी जान के लाले पड़ गए। थानेदार के कमरे में भी बवाल मच गया। जिस अयोध्या में राम राज्य की बात निकलती है, उसी अयोध्या में गोलीकांड हुआ है। क्या यह हिंसा ही असल चुनावी गर्मी है? क्या अराजकता चुनावी गर्मी है? और क्या कानून का खौफ खत्म होना ही चुनावी गर्मी है? जब योगी गर्मी उतार देने की बात करते हैं तो उसके क्या मायने हैं? अयोध्या में चली गोली की गूंज अवध में रहेगी या पूर्वांचल तक जाएगी? करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले दोनों पक्षों को सुन लेते हैं। हमारी गाड़ी जब पास हुई तो उसका हमने देखा सामने पे खड़े थे विकास सिंह, हाथ में पिस्टल लिए हुए थे और जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो वो लोग बड़ी तेजी से दौड़े पीछे की तरफ और फायरिंग की आवाज़ आई। तो हमारा गनर गाड़ी से उतरा और दौड़ते हुए पीछे गया। 4-5 लोग और पीछे गए दौड़ते हुए। फिर फायरिंग होती, मैं गाड़ी उतरने लगा तो उन्होंने कहा बैठे रहिए। गनर ने उतरने नहीं दिया हम गाड़ी से। और उसके बाद फिर हम लोग उधर की तरफ गए, मैं इधर की तरफ आया। उसके बाद मैंने एसओ महाराजगंज को फ़ोन किया। हमका ऐसी घटना घटी, मेरे ऊपर गोली चली है। निश्चित तौर पर यह जो प्रदर्शन है ये निंदनीय है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व को लोकतांत्रिक तरीके से और प्रक्रिया से जो है मनाना चाहिए और इसमें उत्सव की तरह मनाकर जनता से जनादेश प्राप्त करना चाहिए। लेकिन चूँकि उनको जनादेश प्राप्त होता नहीं दिख रहा है और जब आदमी हारता हुआ दिखता है तो एज लेने के लिए तमाम तरह के घटिया हथियारों का प्रयोग करता है और उसी हथियार का प्रयोग समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। यानी दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत हुई। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। मनीष शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सत्येंद्र यादव नेता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर संगीत रागी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं धर्मवीर चौधरी जो कि बीएसपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी से कर लेते हैं। सर, कानून व्यवस्था की बात बीजेपी करती है, अब चुनाव के दौरान इस हिंसा के क्या मायने निकाले जाएं? क्या चुनाव इतना करीबी है कि हिंसा के बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, गोसाईगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी से एक महिला उम्मीदवार है और समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से 2 चरणों के चुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित देखने के बाद बौखलाए हुए हैं। पहले करहल में केंद्रीय मंत्री पर हमला करते हैं, कल इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां भी हुई है। हमारी मांग है आयोग से कि ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाए और चुनाव पोलिंग के पहले ऐसे तत्वों को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रखें। और निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है जिस तरीके से हमला किया गया है। और वेल नोन अपराधी है समाजवादी पार्टी के साथ, और शुरू से समाजवादी पार्टी हैबिचुअल रही है अपराध करने की, चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाओं को करने के लिए अपनी पुरानी पद्धति पे जा रही है। परसों हम लोगों ने आयोग से मिलकर इस बात के लिए अपनी चिंता भी प्रकट की कि चुनाव शांतिपूर्वक हो। इसके लिए चुनाव को सारे कदम उठाने चाहिए। जहां जहां ऐसे तत्व चुनाव लड़ रहे हैं या इन्वॉल्व है, मैनपुरी करहल से लेके गोसाईगंज तक, ऐसे लोगों के ऊपर पहले कार्रवाई हो, प्रिवेंटिव कार्रवाई हो। सत्येंद्र यादव जी, आपके नेताओं पर कह रहे हैं कि वो जाने माने नेता नहीं, जाने माने अपराधी हैं। आप पर, आपके चरित्र पर वापस लौटने का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इनकी जो रणनीति हर जगह ये प्रधानमंत्री जी से शुरू होती है। जब वो 700 किसानों को बता देते हैं कि मैं जिंदा वापस लौटाया, ये पूरा ड्रामा वहां से शुरू होता है। उससे इंस्पायर उत्तर प्रदेश के तमाम नेता हैं और उनके केंद्रीय मंत्री जो इस वक्त करैल विधानसभा से प्रत्याशी हैं, एसपीएस बघेल भी यही नाटक रचते हैं, अपने आप को चोट मार लेते हैं, फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं सहानुभूति बटोरने के लिए कि मुझ पे हमला हो गया, अखिलेश यादव ऐसे वैसे। उसके बाद इसी को फॉलो करते हुए ये बात अयोध्या पहुंचाई गई और एक सोची समझी सी रणनीति के तहत, भाई जो प्रत्याशी है महिला, उनके पति तो माफिया है, आपराधिक रिकॉर्ड है, वो तो जेल में है, वो जेल में है। पूरी रणनीति बीजेपी की मिलकर भूमिका ये अदा की जा रही है और हमारा जो प्रत्याशी है भाई जानबूझकर ये सब पूरा ड्रामा रचा जा रहा है और इससे
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर उत्तर प्रदेश की आज क्या हालत है, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। इस पूरे नाटक को बनाने के लिए अब ये तुष्टीकरण की राजनीति का हर बार प्रयास कर रहे हैं। तीसरा चरण है, अभी तक ये बड़े दंगे के प्लान में है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जनता जागरूक हो चुकी है। ये नेताओं का जो ड्रामा कंपनी है, ये सिर्फ टीवी पर चल सकता है, लेकिन इससे एक वोट का फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप जो माननीय अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा इसके लिए कुछ भी करे, चाहे कुछ भी कर ले, किसी भी तरह के ड्रामा कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। इस डिबेट में बीएसपी को भी एक बार पूछ लेते हैं। सर, जिस तरीके से आमने सामने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं, बीएसपी तस्वीर में कहां है और इस चुनाव में क्या अब हिंसा एक महत्वपूर्ण एंगल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बड़ी अच्छी डिबेट आपने रखी है पवन जी। आप बधाई के पात्र हैं कि इन दोनों पार्टियों के चाल चरित्र चेहरे को आप उजागर कर रहे हैं जनता के सामने। अभी आपने कहा कि कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था के मुंह पर कालिक तो बीजेपी ने पुतवा दी। जो टैनी के लड़के ने कुचला था कार से किसानों को, और डबल इंजन की सरकार में 750 किसान मर गए, 15,000 करीब मौतें हुई हैं जुडिशियल कस्टडी में, और लक्ष्मी नारायण मंत्री के प्रस्तावक को अभी थोड़े दिन पहले ही गोलियों से भून दिया दिन दहाड़े। तो ये कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जब मुख्यमंत्री के मुंह से ठोक देंगे, गर्मी निकाल देंगे, बुलडोजर की मरम्मत हो रही है, तो एक पार्टी है बुलडोजर पार्टी जो बुलडोजर की मरम्मत करा रही है, वो भय पैदा करना चाहती है समाज में, और दूसरी पार्टी है तमंचा पार्टी। तो उन्होंने कहा भाई तुम अपने बुलडोजर की रिपेयरिंग कराओ, हम अपने तमंचों की रिपेयरिंग करा लेते हैं। तो ये तमंचों की रिपेयरिंग कराते कराते ये मैदान में कूद पड़े, तो उसका परिणाम है ये। और ये दोनों पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की ताकत से भयभीत है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, इनका दंगों का इतिहास है, और 100 से ज्यादा इन्होंने अपराधियों को एक बार चुनाव में मैदान में उतारा हुआ है। बीजेपी का पक्ष ले लेते हैं, जनता बताने वाली है। मनीष जी, कहा जा रहा है कि आप बुलडोजर तैयार करवा रहे थे, योगी आदित्यनाथ गर्मी खत्म करने की बात कर देते हैं, तो क्या यह चुनावी अराजकता ही गर्मी है जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं? देखिए, दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी ने गर्मी निकालने की बात अपराधियों की लिए की, लेकिन वो अरे मनीष जी, गर्मी आपकी है, जनता निकालने वाली है। ये जनता आपको इतना गर्मी निकाल देगी। चौधरी साहब एक बार सुन लीजिए, चौधरी साहब सुन लीजिए एक बार। आपकी जनता ने गर्मी 2 चरणों में निकाल दी है, तीसरे चरण में गर्मी आपकी है, कल निकालने वाले हैं। चौधरी साहब एक सेकंड, सम्मानित जनता सुन लीजिए, आपको भी मौका देंगे, आपको भी मौका देंगे। आपको मिलेगी चौधरी साहब, 2 सीटों पर भी आप आने वाले नहीं हो आप आगे। चौधरी साहब सुन लीजिए, फिर उसके बाद डिबेट बढ़ने में फायदा, वरना तो मोनोलॉग हो जाएगा ना। मनीष जी बताइए। बिल्कुल, देखिए, जब अपराधियों पर कार्रवाई की बात होती है तो आखिर सपा, आरएलडी या बीएसपी को क्यों बुरा लगता है? अरे ये टैली बाहर घूम रहा है नेम्ड एफआईआर में, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कुलदीप सेंगर के माला पहना करके सर वो जवाब लेंगे, आप सवाल उठाइए, आप लेंगे, जाएंगे जेल के अंदर ऐसे बलात्कारियों से। चौधरी साहब ऐसे नहीं, रुकिए एक बार, उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आपको भी वक्त दिया जाएगा। बोलने नहीं दूंगा मैं पवन जी, इनकी बोलती बंद कर दूंगा। अगर बात नहीं रखेंगे तो बहस कैसे बढ़ेगी? ये बुलडोजर चौधरी साहब रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। चौधरी साहब रुकिए, आप अपनी बात रखिए, पूरा वक्त दिया जाएगा, लेकिन जब तक दूसरे की सुनेंगे नहीं तो बहस का फायदा क्या हुआ? ये चुनावी बहस है, सड़क वाली बहस तो है नहीं। मनीष जी बात रखिए। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी का पक्ष जो रख रहे हैं वो बता रहे थे कि बीजेपी के प्रत्याशी का पति अपराधी है जो जेल में है। जरा अपने प्रत्याशी के बारे में भी बता दें। वैसे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि वो संत शिरोमणि है, इसको सबको पता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता, गोसाईगंज की जनता जानती है कि कौन अपराधी है, कौन संत है, कौन क्या है और घटना क्या है, सबको पता है। और चौधरी जी इसलिए कूद रहे हैं, यादव जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए यादव जी, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अपने समय में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, बात क्लियर होगी। और चौधरी जी इसलिए कूद रहे हैं कि 2009 की लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची अगर बीएसपी की उतार आप देख लेंगे पवन जी, अरे तो 22 की बात करिए,
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम किसी अपराधी को चुनाव में टिकट नहीं देंगे। आप बताइए कि 100 से ज्यादा अपराधी कौन पाल रहा है बीजेपी में? तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सपा बसपा के लोग। इसलिए जब मैं सपा में कुछ बोलना शुरू कर रहा हूं तो सिंघार समाजवादी पार्टी तो चोरों डकैतों गुंडों माफियाओं की पार्टी है, लेकिन बीजेपी उससे 2 कदम आगे चली गई है। तो अच्छा लगेगा सत्येंद्र जी, हम आपके समय में चिल्लाए, आप हमारे समय में चिल्लाए, इससे स्पष्ट होता है। सत्येंद्र जी, आपसे सवाल ये है कि बीएसपी आपको तमंचावादी कह रही है, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये नई सपा है, नई हवा है, लेकिन आपका उम्मीदवार गोली चलाता है, ये आरोप लगते हैं, तो ये कैसी नई सपा है? देखिए ऐसा है, हम बात करते हैं मुद्दों की। हमने एक्सप्रेसवे बनाया जो पूरा, अच्छा, कानून व्यवस्था मुद्दा ही नहीं है, कानून व्यवस्था मुद्दा ही नहीं है। और अरे सुनिए तो, मेरे कानून व्यवस्था जो हमारी सरकार में कानून व्यवस्था है, इस सरकार में जिस तरह से रावण साधु का वेश धर के और 150 दंगे हुए थे आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये कैराना का दंगा जो था, चौधरी साहब बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, रुकिए, वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, पूरी बात नहीं आ पाएगी, उन्हें बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। जी यादव जी बोलिए। करने से क्या होता है, बात सुनिए मेरी, बोलिए यादव जी। क्या है कि जिस तरह से आप देखते हैं कि रावण ने साधु का वेश धर के सीता मैया का, राम का नाम लेके हरण किया था और धोखा दिया था, छल किया था। उत्तर प्रदेश में भी आप ये बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जी कपड़ा जरूर साधु का, भेष जरूर साधु का है, लेकिन वो आपको कहां से साधु दिख रहे हैं? आप देखिए लोगों के साथ, जो व्यक्ति अपनी जनता के साथ ये कह रहा है कि हमारे बुलडोजर तैयार हैं, जिस व्यक्ति के साथ पूरे कोरोना में लाखों की तादाद में मारे गए, किसानों का नरसंहार हुआ, जिस व्यक्ति का, महिला का आप देखिए रात में जला दी गई, और अपहरण से लेकर हत्याओं से लेकर जिस प्रदेश में, सर ये आरोप आप लगाते रहे हैं, बात हिंसा पे हो रही है। प्रोफेसर संगीत रागी जी के पास मैं जाना चाहता हूं। रागी जी, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गर्मी खत्म कर दी जाएगी, तो बाकी नेता कहते हैं बड़े मौसम वैज्ञानिक है, कंप्रेसर हैं। किस राजनीतिक गर्मी की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं? क्या यही अराजकता ही राजनीतिक गर्मी है? अगर देखिए वो गर्मी खत्म करने वाले होते, यादव जी बोलने दीजिए एक बार, खत्म करने वाले प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। तो पहले जिन अपराधियों को अपने साथ घुमा रहे उन्हें जेल में बंद करते। आप बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक है, मेकअप है, टीवीसी विज्ञापन की सरकार है कि पहले मैं 89 किलो का था, अब मैं 49 किलो का। एक बार रागी जी को बोलने दीजिए, रुकिए सर, यादव जी रुकिए। जी रागी जी। पवन जी, देखिए कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज जो है वो हिंसा मुक्त समाज तो होता नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहां हिंसा हो रही है वहां पर राज्य कैसे उससे निपट रहा है। हम लोगों ने वो भी दौर देखा है जवाहर बाग का, मथुरा के दौर पर, कि एक अपराधी जो है एक यादव समुदाय से होने के कारण जो है वो इतना आतंक मचाया और पुलिस जो है घुसने से हिम्मत नहीं कर रही थी। देखिए जब योगी जी, देखिए जब चुनाव होता है तो चुनाव में कई बार ऐसी व्यंजना में बातें की जाती हैं, और उसका अर्थ बहुत साफ था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का अपराधीकरण हुआ था और जिस प्रकार का रैडिकल तत्व थे, और वो जिस प्रकार से आप आजम खान से लेकर के और ऐसे कई गिनती आप कर सकते हैं। आप सरकार की, बीजेपी की चापलूसी न करें, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप न्यूट्रल बात करें और जातिगत आप बात कर रहे हैं। सर उनके नजरिए के लिए तो वो जिम्मेदार हैं, जनता तय कर लेगी कि वो किसके पक्ष में या विपक्ष में बोल रहे हैं। हमने उनसे पूछा है कि योगी आदित्यनाथ के गर्मी ठंडी करने का मतलब क्या है, वो बता रहे हैं। राजनैतिक विश्लेषक के नाते हमसे पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक है।
जो भी परिवार की पार्टियां हैं, ये भाजपा का और समाजवादी पार्टी, सुनिए, ये सरकार का चापलूसी कह सकता है, राजनीतिक विश्लेषक नहीं। सुनिए, ये सुनिए, सिर्फ सरकार और भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी हो सकती है। हिम्मत तो हो, तर्क होना चाहिए। जर्नलिज्म नहीं हो सकता है। आप यादव हैं, आपका सोशल अकाउंट्स में चेक करूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने बड़े न्यूट्रल जर्नलिज्म करते हैं। आप अरे इतने इस तरह से यादव हैं, सरकार की इसलिए आप चापलूसी आप कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल जर्नलिज्म इसको नहीं कहते। दिस इज नॉट अ न्यूट्रल जर्नलिज्म। यादव जी, एक बार उनकी पॉलिटिकल कमेंट्री सुन तो लीजिए। वो जर्नलिस्ट नहीं है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का प्रोफेसर हूं, और ये ठीक है कि मेरी विचारधारा है, लेकिन मैं जाति विचारधारा मेरी नहीं है। जाति विचारधारा नहीं है। यदि आप राजनीतिक सवाल करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं। सत्येंद्र यादव जी, एक बार सुनिए, चुनाव की बात नहीं, उनको एक हिंसा का राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए बुलाया गया। रुकिए, आप चुनाव में अगर हिंसा होती है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी तो आरोप लगाएंगी ना एक दूसरे पर, उसका विश्लेषण कौन करेगा? जिसने राजनीति विज्ञान पढ़ा हो वही बताएगा कि हिंसा का मतलब क्या है। इसलिए उनको बुलाया गया है। ना ही वो आपके विपक्षी हैं, ना ही वो चुनाव में लड़ रहे हैं। अब क्यों लड़ रहे हैं? अरे उन्होंने यादव पढ़ा है, आजम खान पढ़ा है, और कुछ नहीं पढ़ा है इन्होंने। अरे सर, अगर वो योगी के एक भाषण का विश्लेषण करे तो करने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। बीएसपी के चौधरी साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। चौधरी साहब, अवध में गोली चल रही है, पूर्वांचल में क्या पोलराइजेशन काम नहीं कर रहा है, तो अब हिंसा के जरिए बात बनेगी? क्यों बीएसपी आप इस पिक्चर में इतने कमजोर नजर आते हैं? नहीं, ये इनसे पूछिए कि ये अपनी हार से दोनों पार्टियां क्यों बौखलाई हुई है। पवन जी, हम तो इन्होंने जो है डकैतों, माफियाओं, चोरों को जो है उतार दिया है चुनाव में, और ये उनको प्रत्याशी बना रहे हैं क्योंकि इनको अपनी हार दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अगर 5 साल विकास किया होता तो ये गोली चलाने की नौबत नहीं आती। और समाजवादी पार्टी का तो दंगों का इतिहास है और इनका बलात्कारियों को पोषण करने का इतिहास है। तो ये आपस में ही लड़ करके परिवार की पार्टी है वो खत्म हो जाएगी। ना इनको हिंदू का वोट मिलेगा, ना इनको मुसलमान का वोट मिलेगा। चौधरी साहब बीएसपी के साथ आ जाएंगे। चौधरी साहब, लेकिन ये दंगों में ये दंगों की प्रतियोगिता कराते हैं। एक बिकरू कांड कराते हैं तो दूसरा जवाहर कांड कराते हैं। एक गोधरा कांड के पोषक है तो दूसरे कैराना कांड के पोषक है। और अपराधी तो इनकी पार्टी में भरे हुए हैं। ये दोनों जिम्मेदार लोग बताएं कि इन्होंने इन अपराधियों को चुनाव में टिकट क्यों दिया, और टैनी जो है आज जो है जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। अब सवाल बताएं बीजेपी के लोग और ये समाजवादी पार्टी के लोग। लोकतंत्र में गोली की कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को पवन जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 मार्च तक ये कोई भी उत्पात कर ले। चौधरी साहब, 10 मार्च के बाद में आदरणीय बहन कुमारी मायावती अब जरा कोटा और कोटा चलेगा और ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। एक सवाल आपसे पहले यही कर लेते हैं कि आप तस्वीर में कितना है, मुकाबले में कितना है? जनता तो कह रही कि बीजेपी और समाजवादी के बीच मुकाबला है, बीएसपी कहां है? आप कितना आकलन कर रहे हैं? पवन जी, जनता नहीं कह रही है, ये बिका हुआ मीडिया कह रहा है, ये गोदी मीडिया अच्छा, बिका हुआ मीडिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पहले मीडिया कोई किसी जुबान से हमारी बात नहीं करता था, फिर उसने दबी जुबान से बात करनी शुरू की, और अब तो मीडिया, सोशल मीडिया खुल के कह रहा है कि बस पा रही है। इसीलिए ये दोनों पार्टियां भयभीत है। देखिए करहल में सुनिए, अगर अखिलेश यादव इतने मजबूत थे तो वो दूसरी जगह से क्यों नहीं चुनाव लड़े? योगी आदित्यनाथ को कभी आप अयोध्या भेजते हो, कभी फैजाबाद भेजते हो, कभी जो है वहां गोरखपुर भेजते हो। तो ये इनकी बौखलाहट। चलिए ठीक है सर, हर पार्टी को जीत का दावा करने का पूरा हक है और नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर जीत कौन रहा है। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विपक्ष सवाल खड़े करता है कि कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, तो फिर ये हिंसा क्यों देखने को मिल रही है? और क्या ये अराजकता प्रीकर्सर है? अगर सत्ता बदलती है तो इस तरह की अराजकता होगी, क्या ये तस्वीर दिखाई जा रही है? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो अभी आयोग के पास डंडा है। आयोग से हम लोगों ने परसों इस बात के लिए चिंता भी व्यक्त की कि कानून व्यवस्था की ठीक स्थिति हो। जो अपराधी तत्व, विशेषकर समाजवादी पार्टी ऐसे तत्वों का सहारा ले सकती है। प्रोफेसर एसपी बघेल के ऊपर हुआ और कल हमारे प्रत्याशी के एक समर्थक के ऊपर हुआ है। और हमने आयोग से इस बात के लिए निवेदन किया है कि ऐसे तत्वों को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी अभी अहमदाबाद बम ब्लास्ट का कल वर्डिक्ट आया है। एक जो उसमें मृत्यु दंड जिसको मिला है
वो सैफ, मोहम्मद सैफ आजमगढ़ का है, उसके पिता समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनकी फोटो है मुख्यमंत्री आवास में अखिलेश यादव के साथ। तो ये लोग आतंकवादी, माफिया और गुंडों के समर्थक हैं। ऐसे तो इनके पार्टी भरे पड़े हैं। आपने इसीलिए बीजेपी में शामिल किया है। एक बार सुन लीजिए, तब डूबके पड़े थे। समाजवादी देखिए आयोग अपना के जवाब। हाथ में यादव जी कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अपराधियों का साथ ले रहे हैं और आपको जीत के लिए उस साथ की जरूरत है, यह आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। अच्छा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा और कह क्या सकती है और इनसे क्या उम्मीद रख सकती है? मैंने तो आप ये बताइए, जब भी कोई चुनाव आएगा इनके पास और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री इनके पास सुबह से शुरू होता है। बताइए ना, अरे सुन लीजिए, देखिए यादव जी, बीच में इंटरप्ट मत जब आप करिए। संतृप्त नहीं अपनी पार्टी की तरफ से, सुन रहा था। अभी आप रागी जी से जब सवाल पूछ रहे थे, उनका सोशल मीडिया देखने की बात कर रहे थे, लेकिन आप मैं जानता हूँ, फिर भी आप बैठे हो तो मेरा नम्रता से बहुत सम्मान सवाल है कि शादाब अखिलेश यादव के साथ मुख्यमंत्री आवास में क्या कर रहे थे? जवाब दीजिए टीवी पे। आप ये जो पूरा नाटक कर रहे हैं, जो फोटो एडिटिंग चालू करके सब ड्रामा कर रहे हैं, ये कथा हम सुन चुके हैं। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। सत्येंद्र यादव जी जवाब दीजिए। कठिनाई होती है जब गैर जिम्मेदार एक एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया गया जिसमें आरोपी ने कहा कि मेरा पिता समाजवादी पार्टी का नेता है, पॉलिटिकल एक्टिव है, कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। ये एफिडेविट में कहा गया है। ये कौन इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हुई। ये बड़ा सवाल है सत्येंद्र जी कि आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए हैं। जनता पार्टी की सरकार में आतंकवादियों को छोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आतंकवादियों को छोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाकायदा पुलवामा अटैक होते हैं, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं होता है। ये लोग जिस तरह से आतंकवाद की बात करते हैं, ये यूपी के चुनाव में अब आप पुलवामा पे सवाल खड़े करेंगे, कहां बहस जारी है यादव जी? सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बीजेपी आरोप लगा रही कि आतंकी का पिता समाजवादी है, उस पर जवाब दीजिए। ये बीजेपी आरोप लगा रही है ना? हाँ, सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो आप? भाई केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, ये टीवी पे हो करके क्या फायदा है? अरे कार्रवाई करिए आप। लटकाने जा ही रही ये है टीवी पर ये कॉलम बना के डिबेट चला के आप क्या करना चाहते हैं? प्रभावित करने के लिए सब वोटिंग किया बन रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो रही है। लेकिन उसके पिता को साथ लेके क्या संदेश देते हैं अखिलेश यादव? अरे इनके पास देखिए, जो बहनों का जो चीरहरण हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से आज गरीब की क्या हालत है, लड़कों से गलती हो जाती है। बड़े संख्या में भारतीय जनता पार्टी मजदूर तैयार कर रही है। पूरे देश में रोजगार नहीं दिया, बड़े बड़े स्तर पे मजदूर तैयार किए जा रहे हैं। सर यादव जी सवाल यही है कि अगर रोजगार मुद्दा है, सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो हिंसा क्यों? अखिलेश यादव तो मन से कहते हैं ना कि नेता दौड़ाए जा रहे हैं और फिर जमीन पर गोलियां चल रही हैं, तो हिंसा क्यों? जनता पार्टी के लूट, अरे हिंसा कहां है? बीजेपी के नेता मंच पे कूटे जा रहे हैं, इसको हिंसा कहते हैं। ये हिंसा अच्छा, है। जनता नाराज है, इनकी नेताओं का पीटे जाना हिंसा नहीं है। अरे भैया देखिए, ये फोटो एडिट करके टीवी पे डिबेट चलाना, ये सिर्फ और सिर्फ फोटो एडिट और ये सुनिए, ये जब तक वोटिंग चलेगी तब तक ये सब ड्रामा चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। भाजपा के पास सर जो रजिस्टर्ड हिंसा है यादव जी जो रजिस्टर्ड हिंसा है उसको आप ड्रामा कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक गंभीर मुद्दे को, एक गंभीर चर्चा को आप हल्के में टाल रहे हैं? ये अभी तक कहां सो रहे थे? सरकार अभी तक क्या कर रही थी? आप नहीं जानते क्या? आप संवैधानिक संस्थाओं की ताकत नहीं जानते क्या? आप टीवी डिबेट में एंकरिंग कर रहे हैं एक बड़े टीवी चैनल की, आप ये बताइए, आप नहीं जानते अब तक सरकार क्या कर रही थी? ये इनके बोलने के लिए बैठी थी सरकार अब तक। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या ये सर सरकार क्या कर रही थी उसका जवाब तो ये देंगे, मैं क्यों दूंगा? मनीष जी कह रहे हैं कि अगर उनका पिता आरोपी है तो कार्रवाई कीजिए, सिर्फ चुनावी मुद्दा मत बनाइए। आपने डिबेट रखी होगी तो कुछ सोच समझ के रखी होगी। हिंसा पे बात करने के लिए रखी है सर, उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते, आप हिंसा को सही जताते हो।
सर देखिए हिंसा पे तो बता रहे भाजपा जो है, सर भाजपा मैं जो आपका है, निशाना नहीं हो भारतीय सकता। जनता पार्टी आप इस बात को और समझिए। उत्तर प्रदेश मैं में आपको एक लोगों मंच को दे रहा हूं बात डाइवर्ट रखने के करने लिए, सब कर ना रही मैं है। वोट तय कर रहा हूं। आप बात समझिए, मैं हिंसा पे चर्चा कर रहा हूं, उस पे आपका पक्ष जान रहा हूं। आपको मैं ही दुश्मन नजर आ रहा मेरा हूं। पक्ष में मैं अरे, बीजेपी से मैं सवाल आपको- लेंगे, अरे, बीजेपी आप से। हमारे दोस्त मनीष हैं जी भाई। कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमारे चुनावी मित्र, फायदे के लिए साथी, इस दुश्मन बातों का नहीं है उठा आप। रहे हैं। एक्शन लीजिए, आप चुनौती दे रहे हैं आपको। देखिए ये सिर्फ जो बातें चुनावी, ऑन ये रिकॉर्ड सिर्फ है, चुनावी फोटो, मोहम्मद चुनावी सैफ को ये डिबेट है। फांसी की सजा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी उसके के पास पिता कुछ है नहीं इसके अलावा। शहबाज को हिंदू अखिलेश मुसलमान के यादव अलावा को मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बेचारे आवास परेशान में हैं। बुला के सुबह से शाम तक इतने ट्वीट बता करते रहे हैं, थे, इतने क्या ट्वीट शेयर करके कर रहे थे, ट्वीट आज के जनता अलावा को कुछ बताना है नहीं चाहिए। इनके पास। अब जो चीजें क्योंकि ऑन इन्होंने रिकॉर्ड सबको धोखा दिया है। एक बार सुन लीजिए, फिर आएंगे आपके पास सर, आएंगे सर आपके पास। सुन इनको लीजिए एक एयर बार। स्ट्राइक का सबूत चाहिए, इनको सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, इनको जिसको फांसी हो गई है वो भी आतंकवादी है या नहीं है इसका भी सबूत चाहिए। ये अखिलेश यादव की पार्टी का चरित्र है दरअसल। तो हर बात चरित्र पर आ जाती है। संगीत रागी जी, ये अहमदाबाद कोर्ट का अरे फैसला स्वामी जी, हुआ, आपकी उसके बाद पार्टी भी योगी महिलाओं के साथ लगातार क्या कह रहे हैं करते हैं, उस पे कि बात समाजवादी करिए। पार्टी का स्वामी हाथ जी, आपके स्वामी जी को भूल गए क्या? नाम आतंकवादियों बताते के हैं साथ। आपको। तो अरे क्या बच्चे ये भी एक ठीक है, मुद्दा रहने वाला है? बात आपको लग रहा है कि बीजेपी ठीक है, इस वीडियो मुद्दे पर वायरल कितने हो रहे हैं, ध्यान आप देने देखिए। वाली है, केंद्रित रहने वाली है अब? देखिए आपको याद होगा कि जब बाटला इनकाउंटर हुआ था तब भी समाजवादी पार्टी जो है वो उन लोगों के साथ खड़ी थी, और अहमदाबाद के इससे ये बहुत साफ है। जरा एक पैटर्न देखिए, कई बार होता है कि हम आकलन करते हैं, उसमें एक पैटर्न निकलता है। यार आप बड़े असभ्य हैं, आपको बहुत देर से मैं ये कर रहा हूँ सतेंद्र जी। यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज उनको सुन लीजिए आप। यादव जी सुन लीजिए आप, मैं आऊंगा आपके पास, पूरा वक्त मिलेगा। क्रॉस कर रहे हैं, लगता है कि रागी जी आपके बताइए। माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया है। रागी जी, लगता है आपके माँ बाप ने और शिक्षक ने संस्कार नहीं दिया है, नहीं तो इतनी असभ्यता आप नहीं करते। आपके संस्कार मैं उस समय से सुन रहा हूँ, ये बहुत बेहूदगी और अरे बहस असभ्यता चढ़ाने है। वाले लोग हैं, इनके पास संस्कार कहाँ है? तमंचेवादी लोग हैं। बहुत बेहूदगी और असभ्यता है आपका आपकी। जिक्र आप कर रहे हैं, थोड़ा जबान को लगाम दीजिए। ये जीप जो है मैं इसको बिल्कुल लगाम दीजिए। लगाम नहीं दूंगा। मैं तो आपके अखिलेश मैं यादव बिल्कुल तक को चाहूंगा समझ कि लिया आप जरा, आप प्रोफेसर हैं। यादव जी एक बार सुन लीजिए रागी साहब को, उसके बाद अपना पक्ष रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यादव जी रुकिए, रागी जी आप भी बात रखिए। You please do not explain me, okay? Come on, you just do your work and do not सर try to एक teach दूसरे me. पर आरोप मत I know that लगाइए। you are a यादव जी, duplicate degree holder. प्रोफेसर रागी साहब I अपनी know बात very रखिए। well that you are यादव जी का माइक थोड़ा नीचे कर duplicate दीजिए एक degree बार, holder. जब उनका मौका मिलेगा तो उनको बोलने के लिए कहेंगे हम। यादव जी आप सुन लीजिए एक बार, ऐसा नहीं कि हम आपकी आवाज दबाना चाहते हैं, आपको बोलने का मौका देंगे। एक बार प्रोफेसर साहब को सुन लीजिए, जो आपत्ति हो आप बोल सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, Do your work. क्या पैटर्न है? देखिए पैटर्न ये है बहुत साफ साफ। देखिए अखिलेश यादव ने जिन्ना से उसकी शुरुआत की। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान आया है, वह उसका स्वर्णिम काल है। आप इससे बहुत साफ है कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि रेडिकल इस्लाम को हम जितना प्रश्रय देंगे, जितना हम उसको नर्चर करेंगे, ये मायावती जी की तरफ से नहीं आया है। मायावती जी ने कोई इस प्रकार की बातें नहीं की है, लेकिन ये बातें और सिर्फ समाजवादी पार्टी के तरफ से आया है। और इसका कारण ये है, इसका बहुत साफ साफ कारण है, क्योंकि योगी सरकार ने जितने मुस्लिम आतंकवादी गुंडे थे, करीब करीब उनकी सबों की धुलाई करके उनको जमीन पर दिखा दिया है। नतीजा ये है कि ये सारे के सारे आज के दिन में वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आए ताकि उनकी गुंडागर्दी फिर से जारी रह सके। और समाजवादी पार्टी जो है वह इनके साथ मिली हुई है। समाजवादी पार्टी इन तत्वों को चाह रही है कि यदि इस्लाम का बात आए, तालिबान की हम बात करते हैं, हम यदि रेडिकल इस्लाम की बात करते हैं, हम हिजाब मुद्दे पर खड़े हो जाते हैं, हम शाहीन बाग के साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये सारे हमारे साथ। रागी साहब जवाब ले लेते हैं। यादव जी, सीधा आरोप है कि रेडिकल इस्लाम की समर्थक है समाजवादी पार्टी। क्या आप रेडिकल इस्लाम के खिलाफ खुलकर बोलेंगे? क्योंकि जब भी रेडिकल इस्लाम की बात आती है समाजवादी पार्टी महंगाई 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 शुरू हो जाती है। इस पर भी तो स्टैंड क्लियर कीजिए। आप प्रोफेसर हैं, आपने तो आपको पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं प्रोफेसर हूं और आपके जैसे असभ्य लोगों को मैं ट्रीट भी करना जानता हूं। मैं इसीलिए बोला
मुझे क्योंकि 2 बार से मैं चुप रह रहा था और आप लगातार टोक रहे थे। यादव जी रखिए। नकली डिग्री होल्डर प्रोफेसर होंगे आप, बेहूदगी दिखा रहे थे, कागज वाले होंगे आप, सभ्यता दिखा रहे थे, कागज वाले प्रोफेसर आपको होंगे। लगता है कि आपके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए हैं? यादव जी, यादव जी, उन पर आप आरोप लगाकर क्या हासिल कर लेंगे? मेरा सवाल सीधा सा है कि संगीत रागी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी रेडिकल इस्लाम की हितकारी है, उसका जवाब दीजिए। करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बात करना मुझे अच्छी तरह से आता है और मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए कि आपके माँ बाप के संस्कार इसलिए नहीं दिया है अपराध और वन साइडर हो, किसी भी वन साइडर के साथ क्या बिहेव करना चाहिए, सर, मेरे माँ बाप ने बताया है। मूल सवाल आप छोड़ रहे हैं यादव जी। सत्येंद्र यादव जी, एक बार सुन लीजिए दोबारा, आपने शायद सुना नहीं, बोलने में ध्यान था आपका। मूल विषय पे इनके पास जवाब नहीं है। सत्येंद्र यादव जी, ऐसे लोगों को इनके पास जवाब नहीं है। तो देखिए कुल मिलाकर ये बहस तू मैमे में सिमट गई है। आपकी वर्दी ज्यादा दागदार, इनकी वर्दी ज्यादा दागदार, और कुल मिलाकर हकीकत ये है कि अवध से लेकर पूर्वांचल तक के चुनाव में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंसा की कितनी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि अगर वोट के लिए चुनाव है, वोट अगर सबसे बड़ा महापर्व है, तो उसमें गोलियों की जगह क्यों? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।